Hello students, welcome to online classes of BSR Government Arts College, Alwar. I am Dr. Gayatri Yadav, Associate Professor in Geography. And students, we are doing the fifth paper, that is Political Geography of BA Honours Part 2. The topic that we are taking today is Geopolitical Dimensions of Environment. And today we will discuss on India's efforts on climate change. तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पर्यावरण की भू राजनीति, जलवायु कार्य योजना पर भारत की पहल। जलवायु कार्य योजना पर भारत की पहल। जलवायु परिवर्तन पर दिसंबर 2015 में पेरिस में संपन्न हुए महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में इस बात की आशा की गई कि जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली समस्या से निपटने हेतु कोई ठोस निर्णय लिया जा सकेगा। विशिष्टीकरण की अवधारणा ही UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के उद्देश्य का आधार है और इसी कारण से इस विशिष्टता को कमजोर बनाने के प्रयास नहीं होने चाहिए। इसका मतलब दिसंबर 2015 में सभी देशों ने एकजुट होकर यूनाइटेड नेशंस के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ये फैसला लिया कि अब हम बड़ी विशिष्टता से क्लाइमेट चेंज के ऊपर कार्य करेंगे और अब हमारे ये जो एफर्ट्स हैं, ये जो हमारे कार्य हैं, इनमें कमजोरी नहीं आनी चाहिए। वैश्विक हरित क्रांति या फिर जलवायु कार्य योजना। स्टूडेंट्स, हम ये मान सकते हैं कि विश्व के वनों के समाप्त होने के साथ साथ विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको कि वन सोखते हैं, वो बढ़ने लगी और अन्य गैसेस, जिनको कि हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, वो भी हमारे विश्व के पर्यावरण में बढ़ने लगी, जिसके कारण ये माना जाता है कि विश्व के जो तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ने लगे। यदि विश्व के तापमान ज्यादा बढ़ जाएंगे तो हमारे ग्लेशियर्स जो कि पोलर कैप्स के ऊपर हैं, यानी पोलर कैप्स के ऊपर हैं या जो पहाड़ों के ऊपर जो ग्लेशियर्स हैं, वे तापमान बढ़ने के कारण ज्यादा पिघल जाएंगे और नदियों में ज्यादा पानी आ जाएगा, जिसके कारण की तटीय रेखाओं के ऊपर पानी काफी अंदर तक आ जाएगा। और क्योंकि हमारे विश्व की ज्यादातर जनसंख्या तटीय क्षेत्रों में निवास करती है, इसलिए उनकी भूमि कम पड़ जाएगी। तो इसलिए ये पूरे विश्व के लिए ये बहुत आवश्यक है कि वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करें और विश्व को दोबारा हरा बनाने की, यानी वन रोकने की कोशिश प्रारंभ करें। जलवायु कार्य योजना को जलवायु परिवर्तन की बोलचाल की भाषा में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान कहा जाता है। देशों को 1 अक्टूबर तक अपनी जलवायु कार्य योजना को सौंपना है, यानी 2015 में जब ये सम्मेलन हुआ तो 2016 के 1 तारीख तक उनको ये देना था, ताकि यह निर्दिष्ट किया जा सके कि वे पोस्ट 2020 यानी 2020 तक की उन्होंने डेडलाइन रखी और पोस्ट 2020 यानी 2020 के बाद वो किस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग यानी क्लाइमेट चेंज यानी वायुमंडल के गर्म होने से किस प्रकार से वे निपटेंगे। तीसरा, FCCC ने 47 देशों ने अपनी जलवायु कार्य योजना सौंप दी है। उन्होंने ये कार्य योजना सौंपी है कि वो किस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग को कम करेंगे और क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करेंगे। WHO के संबंध वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के समक्ष किए गए वादे, WHO जो कि UN की ही एक बॉडी है, उसके समक्ष कुछ वादे किए गए, जिनको कि कुछ पॉइंट्स में दिया गया है। 4 पॉइंट्स है, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है यूरोपीय यूनियन यानी यूरोप के वे देश जो एक यूनियन की तरह काम करते हैं, कॉमन करेंसी को यूज करते हैं, उसमें 28 देश हैं। यूरोपीय यूनियन 2030 तक 1990 के स्तर से कम 40% तक उत्सर्जन में कटौती करें, यानी इन गैसों का जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन है, इनमें 40% तक कटौती करेंगे और ये कोशिश करेंगे वे कि 2030 तक पहुंचते पहुंचते वे इस गैसेस के उत्सर्जन को 1990 के लेवल तक ले आए। अमेरिका 2050 में उत्सर्जन का स्तर 2005 के स्तर से 26 से 28% तक कम करने का लक्ष्य, यानी अमेरिका ने ये प्रॉमिस किया है या ये वायदा किया है कि 2050 में जब वो पहुंचेगा
तब वो उस समय उसका उत्सर्जन जो है वो 2005 के स्तर तक का होगा। इसलिए उनको अपने उत्सर्जन में 26 से 28% तक कटौती करनी होगी। चीन उत्सर्जन का स्तर 2030 तक शीर्ष स्तर पर पहुंचाना, उत्सर्जन में कटौती शीर्ष पर पहुंचने के बाद होगी। 2030 से उत्सर्जन का स्तर 2005 के स्तर से 60 से 65% तक कम करते हुए तीव्रता के साथ कटौती सभी राष्ट्रों ने नवीकरणीय ऊर्जा बढ़ाने का निर्णय लिया है। नवीकरणीय ऊर्जा माने के जल विद्युत या विंड एनर्जी या फिर सोलर एनर्जी, इन सब में सब देशों ने ये फैसला किया कि इन सब के अंदर ज्यादा निवेश करेंगे और इनसे ऊर्जा को लेंगे। चौथा, प्रथम शीर्ष 3 उत्सर्जक राष्ट्र चीन, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन। अन्य प्रमुख योगदान, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र को इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस INDC सौंपने वाला स्विट्जरलैंड पहला देश हो गया है। यानी कि वो एक इंटेंशन करेगा, यानी एक बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से वो नेशनली वो डिसाइड करेगा कि वो अपना कंट्रीब्यूशन देगा गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए। स्विट्जरलैंड में वैश्विक ताप वृद्धि के कारण वर्ष 1864 इसी वर्ष से ही तापमान की रिकॉर्डिंग रखना आरंभ हुआ था, के पश्चात से तापमान में 1.75 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई है। यानी स्विट्जरलैंड ने ये वृद्धि दिखाई है कि सन 1864 से लेकर अब तक 1.75 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई है। स्विट्जरलैंड अपने इस योगदान के द्वारा वर्ष 2030 तक उत्सर्जन में 50% की कमी करने के लिए नई नीतिगत फ्रेमवर्क बनाएगा। तो अब हम स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि क्या है ये इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। इंटेंडेड माने कि एक ठोस प्रयास जिसका इंटेंशन है कि हाँ ये हमको करना है, और हर देश, तो जो भी देश करेगा उसके लिए नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन होगा। तो पेरिस सम्मेलन से पूर्व जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए अपने स्तर पर की जा रही कार्यवाहियों को सार्वजनिक करें। इन देशों को की इस जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धता को इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का नाम दिया गया है। उपरोक्त प्रमुख संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रमों के अतिरिक्त विश्व में अनेक सम्मेलनों, गोष्ठियों, कार्यालय, शोध कार्यों द्वारा पर्यावरण जागरूकता एवं विकास में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है जैव विविधता पर सम्मेलन, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसका आयोजन भी रियो सम्मेलन के साथ किया गया। इन सम्मेलनों में जैव विविधता से संबंधित तथ्यों पर विचार कर उनके संरक्षण की योजना बनाई गई, जिससे 72 से अधिक देश स्वीकार कर चुके हैं, जिसमें यूरोपियन यूनियन भी सम्मिलित है। इसके प्रमुख बिंदु हैं, जैव विविधता को बनाए रखने के लिए हमें सभी जीवों को, पृथ्वी पर सभी जीवों को जिंदा रखने के लिए या सारी जैव विविधता को बनाए रखने के लिए ये जो इसके प्रमुख बिंदु हैं वो इस प्रकार से हैं। उपरोक्त प्रमुख संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण जैविक संसाधनों के संबंध में विभिन्न देशों द्वारा कानून बनाना, यानी कोई भी किसी भी प्रजाति को समाप्त नहीं कर सकता और प्रजातियों को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बनाए गए। सरकारों की कानूनी जिम्मेदारी तथा पर्यावरण पर प्रभाव न पड़े इसके समुचित उपाय करना, इस कार्य के लिए वित्तीय व्यवस्था करना, विकासशील देशों को तकनीकी हस्तांतरण, जैव प्रौद्योगिकी कंपनियों पर नियंत्रण, जैविक संपदा का अधिकार और विकासशील देशों को जैविक संपदा उपयोग से हानि की क्षतिपूर्ति आदि। विश्व वन्यजीव कोष, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वन्य जीवों के संरक्षण हेतु 1961 में विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना की गई, जिसकी प्राथमिकताएं थी: पहला, संरक्षण संबंधी आवश्यकताओं तथा परियोजनाओं के विश्वव्यापी सर्वेक्षण को प्रोत्साहन,
नष्ट होते जीवों के आवासों एवं प्रजातियों का संरक्षण, संरक्षण कार्यक्रमों का विस्तार, संरक्षण संबंधी शिक्षा एवं प्रशिक्षण। उपरोक्त महत्वपूर्ण पर्यावरण संरक्षण कार्यों के अतिरिक्त संपूर्ण विश्व में पर्यावरण संरक्षण एवं शोध में संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न एजेंसियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। विश्व में बढ़ते तापमान, ओजोन परत संरक्षण, वन संरक्षण, जैव संरक्षण, सागरीय संरक्षण, हरित प्रभावी गैसों के का नियंत्रण, ऊर्जा संरक्षण तथा अंतर्राष्ट्रीय जैव कार्यक्रम, महासागरीय एवं जलीय शोध आदि अनेक कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्ण अथवा आंशिक सहयोग एवं प्रोत्साहन से चल रहे हैं। निसंदेह संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व पर्यावरण संरक्षण में महती भूमिका है। वर्तमान विश्व में पर्यावरण पर राजनीतिक प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। एक और धनी एवं शक्तिशाली देश हैं जो पर्यावरण को अधिक हानि पहुंचा रहे हैं, तो दूसरी ओर विकासशील देश हैं जो शोषण का शिकार हो रहे हैं। उनके प्राकृतिक संसाधनों को अत्यधिक दोहन होने से वहां पर्यावरण संबंधी अनेक समस्याओं का जन्म हो रहा है। पर्यावरण संरक्षण को की प्रौद्योगिकी विकसित देशों के पास है, वे इसका हस्तांतरण विकासशील देशों को अपनी शर्तों के अनुसार करते हैं। अनेक बार सहायता के नाम पर पुरानी तकनीक के संयंत्रों को यहाँ दे दिया जाता है। आज विश्व में हानिकारक गैसों का सर्वाधिक उत्सर्जन विकसित एवं औद्योगिक देश करते हैं, जबकि उसका प्रभाव सर्वत्र होता है, यानी पूरे विश्व में उसका प्रभाव होता है पर्यावरण प्रदूषण का, जबकि अधिकतम प्रदूषण जो है वो विकसित देश ही करते हैं। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी विकसित देशों द्वारा अधिक किया जाता है, जिसका प्रभाव ओजोन परत में विरलता एवं जलवायु परिवर्तन पर क्रमशः होता रहता है। इन सब को नियंत्रण करने हेतु अनेक मंचों पर विचार आते हैं, वहां राजनीतिक कारक हावी होने लगते हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं समृद्ध विकास को प्रभावी बनाने हेतु आर्थिक संसाधनों की अत्यधिक आवश्यकता है। ये आर्थिक संसाधन लगभग $600 बिलियन प्रतिवर्ष हैं। इसके लिए सभी देशों में समन्वय आवश्यक है। विकसित देशों को इसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। इस दिशा में संयुक्त राष्ट्र संघ प्रयत्नशील है, किंतु पर्याप्त सफलता नहीं मिल पा रही है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। ये था हमारा क्लाइमेट चेंज के ऊपर भारत के एफर्ट्स, और आज ये टॉपिक हम यही ख़त्म कर रहे हैं। तो आज के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।